आप लोगों के साथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो सिंपली किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट डिवाइड करती है तो वहां पे दो केसेस मैंने बताया था कि इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली, जिसमें कि आपको मैंने मीनिंग बता दिया कि इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है। बट एक्सटर्नल डिवीजन जो है हम लोगों की क्लास में नहीं है और इंटरनल डिवीजन के बारे में डिस्कस करना है। तो इंटरनल डिवीजन में जो है मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट मान लिए x1 y1 और x2 y2 दोनों को लाइन ज्वाइनिंग मतलब दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसमें अगर कोई पॉइंट मैंने P ले लिया, उस केस में मैंने बताया अगर P का कोऑर्डिनेट XY है तो XY बराबर, ठीक, अगर आपका P का कोऑर्डिनेट XY है और अगर आपका P, जैसा कि मैंने फिर से मैं एक बार बता देता हूं, रिवीजन फिर से देखिए तब फिर मैं चलूंगा एक्सरसाइज की तरफ। वो क्या है कि मैंने पहला फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट आपका AB है, अगर आपका लाइन सेगमेंट AB है, A का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है और इस AB पर अगर मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट xy है और आपका ये जो AB है, अगर इस AB जो है P जो है आपका AB को M1:M2 में डिवाइड करता है तो P का जो कोऑर्डिनेट आपका xy होगा वो होगा आपका M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और उसके बाद आपका जो आता है M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। कहने का मतलब x बराबर ये हो जाएगा और y बराबर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि AB अगर कोई लाइन सेगमेंट है, AB पे कोई अगर पॉइंट P लाई करता है तो उस केस में मैं इस P का कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने ये बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 2-3 केस बताए थे, जिसमें से पहला केस बताया था कि अगर कोई पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट होता है तो उस केस में P का कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका एवरेज कोऑर्डिनेट्स हो जाता है, कोरिस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट, दैट मींस x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में ये चीज दे दिया रहा है कि फाइंड द ट्रांसैक्शन ऑफ AB, मींस दैट मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रांसैक्शन की बात करें दैट मींस आपको ये बात पूछ रहा है कि उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली, अगर आपको 3 इक्वल की बात की करेगी तो डेफिनेटली रूप से उस लाइन पे 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट P एक पॉइंट Q, तो P को मैं बोलूंगा कि आपका इनिशियल पॉइंट के साइड में है और Q जो है या मतलब इनिशियल पॉइंट के जस्ट बगल में है और आपका Q जो है आपका टर्मिनल पॉइंट के जस्ट बगल में। तो इनिशियल पॉइंट के जस्ट बगल वाले जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको फिर मैंने बोला था कि अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा P और यहाँ पे Q तो P AP अपॉन PB जो होगा वो आपका 1:2 होगा और वही आपका अगर ये Q होता तो आपका 2:1 होगा। तो दोनों केस में मैं क्या करूंगा, सेपरेटली दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसमें कि आपका एक पॉइंट क्या करेगा आपका टुवार्ड्स इनिशियल पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका टुवार्ड्स टर्मिनल पॉइंट और एक पॉइंट जो होगा उस दोनों पूरे लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा और तीनों पॉइंट को फिर आपको इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा और इसी फॉर्मूला का आप लोग यूज करके फाइंड करेंगे। चलिए, तो इन सारे टॉपिक्स का जो जितने भी आपका फॉर्मूले थे मैंने डिस्कशन कर लिया। चलिए अब जो है हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं, मेरे जितने भी वीडियो है मैंने बनाया जो आप लोगों के लिए वो आपको सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब आप मेरे प्लेलिस्ट में चलेंगे और प्लेलिस्ट में ही जाकर आप सारे देखेंगे। तो आपका क्लास 10 आपका एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4 फिर आपको एक्सरसाइज 2.1 2.2 और उसमें भी आपका थ्योरी, एग्जांपल्स और आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज मिलेंगे। ठीक, एक भी आपका वीडियो जो है आपका लैप्स नहीं किया, ना ही किसी भी प्रॉब्लम्स को छोड़ा गया, हर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया चाहे जितना भी टाइम ले लिया गया हो। चलिए ठीक है, तो मैं चलता हूं आपके एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। तो मैं मानता हूं कि आपका कोई पॉइंट ये लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ए पॉइंट जो आपको दिया उसका कोऑर्डिनेट -17 है तो मैं इससे -17 मान लिया। बी पॉइंट है उसका आपका कोऑर्डिनेट 4-3 है। अब यहाँ पे सवाल में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो आपको अगर इस पॉइंट पे मान लिया कि कोई पॉइंट है, इस लाइन पे कोई पॉइंट आपका P है जो क्या करता है इस AB को 2:3 में डिवाइड करता है। तो मैं मानूंगा लेट P इज द पॉइंट
ऑन ए बी which divides such AP divided by PB is equal to, आपकी बुक में दिया हुआ है 2:3 और इसे में मान लिया M1 डिवाइडेड बाई M2 मान लिया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका P का कोऑर्डिनेट जो मान लिया मैं XY मान लिया। सो x बराबर मैंने क्या बताया आप लोगों को, x और y। ये xy बराबर मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर मैं इस पॉइंट को मान लिया x1 y1 और इस पॉइंट को मैंने मान लिया x2 y2, तो अब इस फॉर्मूला पे अगर मैं इसे फिट किया तो m1 का वैल्यू कितना मेरा देखना आप लोग 2 इंटू x2 का वैल्यू आपको कितना देखना आप लोग 4 प्लस m2 का वैल्यू मेरा कितना देखना 3 इंटू x1 का वैल्यू मेरा कितना है वो देखेंगे -1। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था कि आप इसको 2 के 3 के लिखना पसंद करेंगे। सो यहाँ पे लिख लीजिए m1 बराबर 2 के m2 बराबर 3 के। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे के लिखे हैं तो मैं 2 के लिख लेता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे क्या पहले वीडियो में कुछ पढ़ाते हैं दूसरे वीडियो में कुछ पढ़ाते हैं। तो आपका ये आपका 3 के इंटू m2 हो जाएगी x1, चलिए डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फिर आपका यहाँ पे आएगा m1 2 के इंटू y2 का वैल्यू देखना आपका कितना है -3 प्लस m2 आपका कितना है 3 के इंटू y1 आपका कितना है 7 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 का वैल्यू 2 के प्लस 3 के, ये आ जाएगी। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो आपका ये 8 के और 8 में से 3 के तो क्या होगा 5 के अपन क्या हो जाएगा 5 के 3 के 8 4 टू 8 के में से 3 के क्या हो गया 5 के डिवाइडेड बाय आपका 5 के आ जाएगी। फिर आपका यहाँ पे -6 के प्लस 7 3 21 के, तो -6 के प्लस 21 के डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 के। चलिए इसको कैलकुलेट करोगे तो के कैंसिल, तो आपका क्या बच गया 1 और यहाँ पे आपका क्या बच गया, आपका यहाँ पे बच गया 15 के डिवाइडेड बाय 5 दैट मींस 3। तो आपका जो पॉइंट पी का जो हो गया कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 3 आ गया। चलिए तो हम लोगों ने इसका डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए फटाफट आप लोग उतारते भी चलेंगे, ठीक हो सकता है कि मैं थोड़ा क्विक में मिटा दूं तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप लोग उतारते चलेंगे ताकि वीडियो लंबे नहीं बने। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है, वो आपका है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो आपका यहाँ पे बोल रहा है कि कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक का कोऑर्डिनेट एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपको बोल दिया 4 -1 और दूसरा पॉइंट आपका बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपको बोल दिया गया -2 -3, ठीक। और आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांससेक्शन। ट्रांससेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली उस लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एक जो होगा टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट और दूसरा जो होगा टर्मिनल पॉइंट की तरफ होगा। तो इस केस में दोनों पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। उसमें मैंने ये भी बताया था कि 3 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ये तीनों बराबर होगा। इस केस में अगर आपका ये फर्स्ट पार्ट होता तो यहाँ से यहाँ 2 सेकंड पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 होगा तो ये 1 1 ही, मतलब अगर इसको आप के मानते हो इस तरह से मान ही लिया करो, फायदा रहेगा आपको। के मत मानो, अच्छा रहेगा। मैं बताऊं क्या मानोगे, एल मान लिया करो क्योंकि के आपको कांस्टेंट रेशियो मानने में फायदा करेगा। तो एल हो गया, तो यहां से क्लियर है कि आप कहेंगे यहाँ पे सिंस इन केस ऑफ, लिख सकते इन केस ऑफ ट्रांससेक्शन ऑफ ए बी there exists two points on AB as 2 points on AB P and Q which is shown in above figure, जो कि ऊपर वाले फिगर में मैंने शो कर दिया। चलिए तो यहां पे कहेंगे सबसे पहला केस फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ
सिंस, ऐसे कहेंगे सिंस एपी इज टू पीबी, एपी इज टू पीबी इज इक्वल टू एल इज टू 2L, या इसको अपना रेशियो में लिखना पसंद करोगे तो लिख सकते हैं, इसको इसी तरह से लिखा करें, आप लोगों को थोड़ा ठीक लगेगा। एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एल अपॉन, यहाँ पे पीबी की लेंथ क्या हुआ है, एल प्लस एल टू एल इज इक्वल टू क्या है 1/2। सो अगर आप इसको m1 अपॉन m2 मानते हो तो यहां से क्लियर होगा कि m1 बराबर 1K और m2 बराबर 2K आ जाएगी। अगर आपने ये चीज समझ लिया तो मैं पी का कोऑर्डिनेट्स जो आपका पी बराबर, अगर मैं मान लिया कि आपका ये तो आपका ये जो आपका होता है वो आप जानते हैं कि आपका x1 y1 होता है, और आपका b जो होता है आप ये भी जानते हैं कि आपका ये x2 y2 होता है। मैं मान लिया कि p जो है आपका xy है और q जो है आपका x3 y3 है, ठीक। अब जो है आपका p बराबर जो आपका xy है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y बराबर जो मैंने पढ़ाया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर मैंने ये बताया तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये जो आपका x और y है, अब इस फॉर्मूला में पुट करता हूं m1 x2, देखना आप लोग m1 x2 का आपका क्या है, m1 का आपको 1K इंटू x2, x2 मेरा कितना -2 प्लस m2 कितना है 2K इंटू x1 का आपका वैल्यू कितना है 4 आ गया डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 आपका कितना है 1K प्लस 2K, फिर आपका m1 y2, m1 आपका कितना है 1K इंटू y2 की अगर मैंने बात किया तो y2 आपका कितना आ गया -3 प्लस m2 आपका कितना है 2K इंटू y1 की अगर मैंने बात किया तो आपका कितना आ गया -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 1K प्लस 2K। ये बात आप लोगों को मिल गया। चलिए अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट में लिख लूं, चलिए आप लोग को दिखाई दे रही है। चलिए इसके बाद आप लोग यहां लिख लेंगे, देखिएगा साइड में, उसके बाद ये आपका कितना आएगा 8K माइनस 2K 6K और डिनोमिनेटर में क्या है 3K, तो K कैंसिल और 6/3 मींस दैट 2, तो मैं डायरेक्ट 2 लिख लूं। चलिए फिर मैं सेकंड पार्ट में चला, -3K माइनस 2K माइनस 5K डिवाइडेड बाय 3K, तो K कैंसिल, तो क्या मुझे मिल गया -5/3 मिल गया। चलिए तो ये भी मुझे मिल गया। तो इस केस में क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which lies towards initial point will be 2 and minus 5/3, that means x कोऑर्डिनेट 2 होगा और y कोऑर्डिनेट -5/3 होगी। चलिए अब इसके बाद जो आपका लेते हैं हम लोग वो लेंगे q के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं, आपको पहला पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पढ़ सकते हैं। फिर चलिएगा फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ q, आपका यहाँ पे aq और यहाँ पे आपका q भी, क्योंकि आपका aq और q भी, और उसके इसमें ये आप आ जाएगा 12 और ये आपका आ जाएगा l, और फाइनली इसको आप लिख सकते हैं 2/1, और आपका इसके बाद आप m1 इंटू m2 लेकिन ये आपका रिवर्स कर जाएगा 2/1 और 1K से। अब इसके बाद जो है आपका फिर इस तरह से आपका ये जो आपको सपोज किया मैंने x3 y3, ये आपका y2 आ जाएगा, m1 x2 जो होगा ये तो आपका सब चीज सेम रहेगा, केवल ये ये पूरा एक्सपेंशन चेंज कर जाएगा। अब इसको अगर मैंने चला तो m1 का वैल्यू मुझे कितना मिला 2K, तो मैं इसको 2K लिख सकता हूं इनटू x2 का वैल्यू आप अगर गौर करें तो कितना आ गया -2 प्लस m2 का बात किया आपका 1K इंटू x1 की अगर मैं बात किया तो मुझे मिलेगी 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की अगर मैंने बात किया तो m1 प्लस m2 कितना आ गया 2K प्लस 1K 3K, डायरेक्ट लिख देता हूं। और आपका m1 इंटू y2, m1 का वैल्यू 2K इंटू y2 का अगर मैंने बात किया तो y2 मेरा कितना निकल गया -3 प्लस m2 इंटू y1, m2 मेरा कितना 1K इंटू y1 की अगर मैंने बात किया तो मुझे कितना निकला -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 3K, ये चीज निकल गया। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो फिर से देखना आप लोग, ये आपका 4K और ये आपका -4K, तो इसकी कहानी तमाम हो जाएगी 0, और इसकी कहानी की मैंने बात किया तो -6K और आपका -1K दैट मींस -7K डिवाइडेड बाय 3, K कैंसिल दैट मींस -7/3। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ q व्हिच लाइज टुवर्ड्स टर्मिनल पॉइंट ऑफ AB, दैट मींस आपका जो B जो आपका टर्मिनल पॉइंट है तो B की तरफ जो आपका क्या हो गया Q है, और Q का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया जो -7/3। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया। चलिए अब मैं इसका कहानी खत्म कर देता हूं फिर से। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से क्या पूछा है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया होगा देखिएगा, 2
पोस्ट एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड शूट ग्राउंड एबीसी। तो यहाँ पे बोला कि एक रेक्टेंगुलर टाइप का आपका प्ले ग्राउंड है, अब उसमें आपका जो है स्पोर्ट कंडक्ट करना है। लाइन्स हैव बीन बीइंग ड्रॉन विथ chalk powder at a distance of 4 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 4 meter from each along AD as shown in figure 7.1. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Prit runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between the both flag? If Reshma has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should her post where should she post her flag? इस तरह से लिखा हुआ, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन करने का मतलब क्लियर नहीं दिख रही है, इसलिए मैंने इस तरह से। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बताते हैं क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, आप लोगों को देखिएगा ध्यान से। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिगर है इस तरह से कुछ दिया हुआ है आपके बुक में, वो देखिए कह रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट चेक एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड एबीसीडी, लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each। तो आपका जो लाइन खींची हुई है ये 1 मीटर के लाइन पे, मतलब इस तरह से लाइन खींची हुई है, ये आपका लाइन है, मैं रफ में खींच देता हूँ, ये मैं आपकी लाइन है, इस तरह से खींची गई है। अब यहाँ पे सवाल नहीं है कि 1 मीटर पे खींची गई है। 100 फ्लावर प्लॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 100 फ्लावर से इधर आपका फ्लावर है, इधर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। फिर कह रहा विद chalk powder ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर 100 फ्लावर प्लॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी एज शोन इन फिगर 7 पॉइंट। अलोंग एडी के सारे फ्लावर्स अरेंज किए हुए हैं। एज शोन इन फिगर 7.1 टू निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी। निहारिका जो है आपका एडी का, ये एडी आपका कितना है 10, एडी कितना है 10। तो निहारिका जो है ना वो इस डिस्टेंस का, जो आपका डिस्टेंस है एडी, इसका 1/4 कवर करता डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 1/4 अगर कवर करता है तो कितना कर सकता है। और सेकंड लाइन में बोल रहा है, तो सेकंड लाइन में मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपका 2 आएगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आपका 2 और वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात करा तो मैं 10th, जो आपका ये पूरा डिस्टेंस कितना है 10th का 1/4। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आपका पी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं क्लियरली आपका P का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, एक होगा आपका कितना एक्स कोऑर्डिनेट जो कि आपका 2 है, और y कोऑर्डिनेट की अगर मैंने बात किया तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस AD डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब P का आ गया 2 और ये आपका आ गया 5/2। अब अगले इस बात में बोला है एसोनी फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन एंड अबव एंड पोस्ट्स ए ग्रीन फ्लैग। और यहाँ पे उसने ग्रीन फ्लैग को यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से रफ में, ग्रीन फ्लैग उसने पोस्ट कर दिया, ग्रीन फ्लैग। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कहता है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। प्रीत जो है वो आपका पूरा डिस्टेंस का जो है 8th रो में, मतलब 8th रो में वो 1/5 डिस्टेंस जो कवर करता है। तो इसका मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट आपका, अगर मैं इसको r माना तो r का क्या होगा, क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट आपका 8 होगा और y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, पूरे डिस्टेंस का 1/5 हो जाएगा, तो मतलब 10/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका 8 और ये आपका 2 आ जाएगा। चलिए ये भी मिल गया। फिर कह रहा 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, और यहाँ पे उसने रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया। चलो मैंने भी कर दिया रेड फ्लैग। अब आगे की बात क्या आती है उसको मैं ध्यान से पढ़ता हूं। आगे का जो बात है, अच्छा एक बात और आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, ये माने वर्टिकली जो है आपका 8.2 आ गया। अब इस सवाल में फिर आगे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग। इसका मतलब इस P और R के बीच का क्या डिस्टेंस है, तो आराम से P बराबर निकाल दोगे क्या, 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे कितना आ जाएगा 16 अंदर रूट, सॉरी 16 कर रहा हूं 36 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 5/2 - 2 दैट मींस कितनी आ जाएगी हाफ का होल स्क्वायर दैट मींस 1/4। इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा 1 अंदर 145 डिवाइडेड बाय 4, और इसका आपका कितना मतलब हो गया 9 और फिर 15 9 105 9 का 9 हो जाएगा, और फिर 6 5 9 5 नहीं 5 9 10 नहीं, फिर आपका यहाँ पे 3 से 5 9 10। तो आप आराम से क्या करेंगे
इतना आपका डिस्टेंस आता है, इतना ही छोड़ दीजिए, इसको आप आराम से लिख सकते हैं अंडर रूट 145 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। अब इसके बाद जो आपका पार्ट है इस सवाल में क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है सवाल में नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। मैंने निकाल दिया। अब कहता है इफ रेशमी हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, अगर रेशमी कोई लड़की है जो क्या करती है एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करती है। चलिए इसको मैं मिटा लूं ध्यान से, चलिए इस पार्ट को मैं मिटा लेता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट मुझे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेशमी जो है आपका वो बोल रहा है एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करती है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। इस दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले दोनों पॉइंट फ्लैग्स के जो पॉइंट है उस दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट उसके जस्ट मिड पॉइंट पे वो फ्लैग को पोस्ट करता कौन, रेशमी, जो कि ब्लू फ्लैग को। तो मैं लिख देता हूं रेशमी के लिए आपका ब्लू फ्लैग, और इसको मैं फटाफट बनाता हूं। देखना कि आपका अगर मैं इस रेशमी के लिए मैंने अगर मान लिया कि पॉइंट मेरा आर है रेशमी के लिए, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा मैंने बताया था मिड पॉइंट आती है। अगर आपका पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 ये आपका x2 y2, तो x1 प्लस x2 x1 यहां से लिखें, ये भी एक ही बात है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ गया ये आपका 10/2 दैट मींस 5, और ये आपका कितना होगा 9/4। इस तरह से हम लोगों ने ये किया, इस आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब इसमें फिर सवाल नेक्स्ट है बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, और वो अपने फ्लैग को कहां पे पोस्ट करती है वो हमसे सवाल पूछता है। तो वो जो सवाल अपना कहने का मतलब फ्लैग को जो पोस्ट करेगी वो कितना कहां पे पोस्ट करेगी, 5th कॉलम में। कहां पे 5th कॉलम में, याद रखिए 5th कॉलम के 9/4 डिस्टेंस ऑफ एडी पे पोस्ट करेगी रेशमी अपने ब्लू फ्लैग को। तो अपना लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख सकेंगे सो रेशमी पोस्ट्स हर फ्लैग इन 5th कॉलम at 9/4 of AD डिस्टेंस, जो कि क्या होगा कि एडी के 9/4 ऑफ एडी के डिस्टेंस पे वो फाइंड करेंगे। चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं 3 के बाद 3 नंबर कर लिया, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या दिया जा रहा है। इतने बड़े सवाल कभी आप लोग के बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा, ये सब फालतू क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये सब आपको जो है ना एक्सपेरिमेंटल कहने का मतलब आप लोग को फेस करवाता है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, और आप लोग को ज्यादा मतलब इंटरेस्ट जगाता है इस तरह के क्वेश्चन। बट ऐसा क्वेश्चन कभी आप लोग के बोर्ड में नहीं पूछा जाता। ठीक, सीबीएसई में कभी कभी पहले के बोर्ड में पूछा जाता था, जो कि इस तरह के क्वेश्चन जो आपका स्किल वाले पार्ट में जो रहता था लास्ट में, उसमें कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता था। बट अब जो है इस तरह के सवाल नहीं पूछते, क्योंकि खुद ये बहुत बड़े होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। तो आपका एक पॉइंट देखिए इस तरह से कोई लाइन सेगमेंट, और इसको अगर मैंने ए मान लिया, इसको अगर मैंने बी मान लिया, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, एक आपका -3 10 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट जो आपका 6 -8 दिया हुआ है, ठीक, और 6 -8 दिया हुआ है। उसके बाद क्या है कि डिवाइडेड बाय -1 6, ए बी पर कोई पॉइंट आपका पी है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -1 6, ठीक, मैंने कोई पॉइंट पी मान लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो पी पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मैं मान लेता हूं जैसा कि मैंने 2 मेथड आपको बताया था, उसमें से एक मैंने आपको बताया था कि मान करके, और दूसरा मैंने सिंपल मेथड से माना। तो मान लिया कि आपका जो एपी और पीबी है वो पी पॉइंट जो है एबी को k/1 में डिवाइड कर देता। तो हम लोग लिखेंगे लेट P divides AB in k/1। इसको मान ले कि आपका k/1 में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं सो AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू k/1। अगर ये आपका k/1 आ गया तो आप आराम से इसको कह सकते हो क्या, सो इज इक्वल टू, अगर मैं m1/m2 मान लिया
तो यहाँ पे बोल सकते हो कि m1 बराबर जो होगा स्मॉल m इंटू क्या होगा, m आपका दोनों का कॉमन फैक्टर है स्मॉल m, और आपका m2 जो होगा आपको क्या होगा, ये आपका 1 ही है तो आप इसको 1 ही रखिए, तो इसको अगर m से मल्टीप्लाई करना पसंद करेंगे तो लिख सकते हैं आप 1 इंटू m, ये आ गया 1, तो आपका 1 इंटू m तो रखना ही पड़ेगा ना। अब इसके बाद क्या है आप लोग का सवाल में वो देखते हैं हम लोग कि अगर मैं यहां से ऐसा किया ना, आपसे पूछ रहा है p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब यहाँ पे p का कहता है p किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि -1 बराबर जो होगा m1, बार बार फॉर्मूला आप लोग तो लिख रहा है, मैं बार बार तो लिख ही रहा हूं, -1 बराबर क्या होगा m1, ये आपका x1 y1 की तरह ट्रीट होगा, ये आपका x2 y2 की तरह ट्रीट होगा, तो आपका ये है x बराबर m1 x2, m1 मेरा कितना है स्मॉल m इंटू क्यू, ये स्मॉल m आपका कॉमन फैक्टर है, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, प्लस m2 इंटू m1 इंटू x2, x2 आपका कितना है 6, प्लस m2 इंटू x1 आपका कितना है -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आपका कितना है स्मॉल m के प्लस स्मॉल m, ये आ गया। अब यहाँ पे चाहे इसको अगर मैं सॉल्व किया तो यहाँ पे दैट इंप्लाइज दैट -1 बराबर आपका ऊपर में आपका क्या कॉमन आ रही है स्मॉल m कॉमन आ रही है, नीचे में भी स्मॉल m कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 6 के -3, अगर आप स्मॉल m कॉमन लेंगे तो 6 के -3 डिवाइडेड बाय, अगर इसमें से स्मॉल m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k + 2, आपका दोनों m कैंसिल, दोनों में से m कैंसिल हो जाएगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा -k - 1 बराबर 6 के -3, सो अगर आप इसको इधर कर लेते हो तो -7 के इज इक्वल टू -2, सो के बराबर आपको क्या मिलेगा 2/7, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया के का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो ये आपका कहानी खत्म हो गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 4 नंबर था। तो यहाँ पे मेन था मेरा के किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपका रेशियो क्या है के डिवाइडेड बाय 1, जो कि आपका 2/7 है, और इसके नीचे में 1 रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, तो आपका जो रेशियो होगा वो क्या होगा रिक्वायर्ड रेशियो 2:7 है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 5 नंबर आते हैं हम लोग 7 आ रहा है। 5 नंबर में जो है आपका कर रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1 - 5 और b -4 5। तो आपका 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मैं लिखता हूं 5 नंबर में। एक आपका पॉइंट a है, एक पॉइंट आपका b है। a का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ 1 - 5 और b का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आपका दिया हुआ -4 5। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन फाइंड द रेशियो। अच्छा, थोड़ा सा इस लाइन को अगर मैं तिरछा लूंगा तो आप लोग को ज्यादा स्पष्ट पता चलेगा। इस तरह से नहीं ले, आप ऐसा ले ले। मान लिया आपका ये लाइन ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट आपका क्या है 1 - 5, तो मैंने इसको 1 - 5 लिख दिया। बी का कोऑर्डिनेट आपको -4 5 दिया, वो -4 5 दिया। अब यहाँ पे क्या बोला कि फाइंड द रेशियो विद द लाइन ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 - 5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस जो होगा डेफिनेटली रूप से इस तरह से कहीं पास करता होगा, इसी के लिए मैंने उसको उस तरह से नहीं ट्रीट किया, कहीं से इस तरह से पास करता होगा। अब ये जानते हैं कि एक्स एक्सिस जो होती है चाहे किसी भी रेशियो में डिवाइड करे, अगर मैं इस पॉइंट को P मान लिया तो एक्स एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट लाई करती है तो उसका कोऑर्डिनेट जो होती है ना वो आपका x0 होता है। क्या होता है x0। जहां x जो होता है उस पॉइंट का ऑरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस होती है, जबकि 0 जो होती है आपका y कोऑर्डिनेट होती है। तो अब अगर मैं मान लिया कि इस लाइन सेगमेंट को ये आपका m1 m2 में डिवाइड किया तो वो बात की बात है, जो भी करे। अब सवाल में कर रहा है कि also find the coordinate of the point of division। तो आपको ये भी पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, दूसरा बात ये भी पूछ रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, मतलब किस पॉइंट पे वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग फिगर से स्पष्ट है तो हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली आपका जो x बराबर होगा, अगर इसको ये जो आपका पहला पॉइंट होता है आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या मानते हैं x1 y1, और इसको मैं क्या मानता हूं x2 y2। तो इस केस में मैं बात करूं तो यहां से स्पष्टली कर सकते हैं कि स्पष्टता में बोल सकता हूं कि x बराबर जो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए इसको हम लोग लिख के रख लेते हैं क्योंकि इसका वैल्यू मुझे निकालना है। दूसरा मेरा y आता है जो कि 0 दिया हुआ है, बराबर क्या होगा y बराबर m1 y2 m1 इंटू y2 मेरा कितना है, y2 मेरा देखना कितना है ध्यान से आप लोग, y2 मेरा कितना 5 प्लस
m2 y1 जो है आपका कितना -5 डिवाइड में। अच्छा एक चीज आप लोग याद रखना, ये मत समझना कि मैं m1 और m2, आप अगर इसको भूल से अगर रेशियो मानते हैं m1:m2 को, मतलब इसके पार्ट को मानते हैं, मतलब आप इसको न्यूमरेटर मानते हैं उस रेशियो को, और m2 आपको डिनोमिनेटर मानते हैं, वो भी सही होगा। अगर आप इसको लेंथ की ट्रीट करते हैं तो और वो आपका सुपर होगा, क्योंकि बेहतरीन चीज होगी ना, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर की टेंशन नहीं लेना होगा। ये हो गया। अब आपका m1 + m2 हो गया, नीचे में आ गया। सो यहां से क्लियर है कि डेफिनेटली रूप से आपका m1 डिवाइडेड बाय m2 बराबर क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है, क्योंकि ये भी आपका 5, ये भी आपका 5। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि आपका आराम से जो आपका था m1:m2 मैंने निकाल दिया। अगर m1:m2 का वैल्यू 1/1 है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं सो x बराबर जो है m1 × -4, दैट मींस आप इसको लिखिए, इसमें अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर अभी यहां से चलते हैं, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं न्यूमरेटर में भी मैं m2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी m2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका मिलेगा m1 डिवाइडेड बाय m2 into -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस 1। अब इसमें अगर मैं m1 डिवाइडेड बाय m2 का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो आपका -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आपका क्या है -3/2। तो यहां से क्या हुआ कि आपका ये भी मालूम पड़ गया कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो डिवाइड क्या करता है, किस रेशियो में 1:1 में डिवाइड करता है। और दूसरी बात हम लोग को ये भी मालूम चल गया कि आपका x और y का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो x और आपका -3/2 होगा, यहां पे लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड रेशियो बी 1:1 क्या हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आपसे पूछता है कि एंड पॉइंट ऑफ डिवीजन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन जो होगी वो आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -3/2 और y का वैल्यू क्या हो गया 0। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको फाइंड कर दिया। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है if 1 4 4y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y। तो यहाँ पे सवाल में यह है कि अगर आपको दिया हुआ है कि 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y। एक ऑर्डर में दिया गया कि मैं मान लिया कि ये आपका पैरेललोग्राम है, मान लिया मैं ये कोई पैरेललोग्राम है और इसका नाम मैंने ABCD रख दिया, ठीक। और ए का कोऑर्डिनेट जो आपका 1 2 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 4y दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट आपका x 6 और डी का कोऑर्डिनेट आपको 3 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताना है कि आपका x और y का वैल्यू क्या है। ये थोड़ा सा और भी मजेदार क्वेश्चन है। क्यों मजेदार क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं कि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है और आपसे सडन में पूछ देता है इस x और y का वैल्यू क्या हुआ, तो आप डेफिनेटली से थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि यहाँ पे कैसे हो सकता है कि x और y का मैं कैसे बताऊं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इसके डायग्राम को आप मेट कर लोगे तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप इसके डायग्राम को मिला दोगे ना, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगी, ठीक, AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट इसको अगर मैं P मान लिया, P is the common and midpoint of AC और BD। तो AC और BD दोनों का है। सो यहां पे बोल सकते हैं कि अगर P का कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, तो मान लिया कि अगर मैं फॉर AC बात किया, फॉर AC, तो यहां पे बोल सकते हैं P का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए AC के लिए x + 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और y 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2। और फॉर अगर मैंने BD बात किया तो 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2 P का कोऑर्डिनेट, और आपका Q का जो होगा 5 + y डिवाइडेड बाय 2।
अब यहाँ पे कह सकते हो इसकी कैलकुलेशन अगर करोगे तो क्या होगा, x प्लस 1/2 और ये आपका 4 आ जाएगी, और ये आपका जो होगा 7/2 और ये आपका आएगा 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे कहोगे सो p तो दोनों के लिए बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1/2 बराबर 7/2। सो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2, 2 कैंसिल, सो x बराबर क्या मिल गया 6। पहली चीज करता हूं। दूसरा पार्ट है कि 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, सो y बराबर आपको कितना आ रहा है 3। तो आपने क्या किया, इस x और y का जो वैल्यू है आराम से निकाल के, तो कितना इजी है क्वेश्चन, देखने में लगता है कि लंबा चौड़ा है बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। चलिए इसको भी मिटा लेते, देखना अगर ये समझ गए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखना क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है। 7 नंबर में पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्किल वेयर सेंटर इज 2-3 एंड B इज 1/4। चलिए तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम लोग ध्यान से। आपका कह रहा है कि एक सर्किल है, इसका डायमीटर एक AB में है, एक डायमीटर है जो कि AB है, ठीक। AB अगर आपका सर्किल है और आपको मान ले कि ये O जो है आपका ऑरिजिन है, तो यहाँ पे बता रहा है ऑरिजिन मतलब सेंटर है। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, तो इसका पूछ रहा है कोऑर्डिनेट क्या होगा, हुज सेंटर इज 2-3। ये आपका जो ऑरिजिन है ना, सेंटर जिसको हम लोग ट्रीट किए 2-3 बता रहा है, B इज 1/4, B क्या है आपका 1/4 दिया हुआ, तो आपको पूछ रहा है A का कोऑर्डिनेट क्या है, क्या जाता है, मान लिया मैंने XY है, क्या है XY। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, क्या होता है मिड पॉइंट। तो हम लोग लिख सकते हैं एज वी नो दैट, कैपिटल लिखिए, एज वी नो दैट center of circle is midpoint of diameter of AB, diameter of circle, so मैं बोल सकता हूं कि x प्लस 1/2 और ये आपका y है, तो y प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2-3, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना इस लाइन सेगमेंट का, तो एक आपका XY है और इसी का मिड पॉइंट ये है। तो यहाँ पे क्या है, कितना बच्चा वाला हिसाब पूछता है, जैसे जैसे मतलब चैप्टर की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं उतना ही इजी हम लोगों से पूछता जा रहा है। x बराबर 3 निकल गया, और y की बात करूंगा तो y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3। सो वहां पे y का जो वैल्यू मुझे मिल गया -6 -4 क्या देगा -10, ये मुझे निकल गया y का वैल्यू। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, आपका x और y, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वो मिला मुझे कितना निकल गया 3 और -10 निकल गया, किसका, इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकल गया। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलूं। देखना क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से क्या पूछ रहा है, इसको मैं डालेगा सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है if A and B are 2-4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। A और B जो है आपका यहाँ पे बताया हुआ 8 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 8 जो है आपका ये क्वेश्चन एक पॉइंट A है, एक क्वेश्चन ये B है, पॉइंट B है, और यहाँ पे बोल रहा है कि A का कोऑर्डिनेट -2 है और B का कोऑर्डिनेट 2-4 है, और यहाँ पे बोल दिया रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं P होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे P है। अब बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सवाल में क्या किया, जानबूझ के ये क्वेश्चन आप लोग से इस तरह से पूछ रहा है। देखिएगा P कहीं ना कहीं होगा, लेकिन P के बारे में कुछ बोला नहीं, कुछ अलग ही टाइप का ये एक्सप्रेशन दे दिया। वो क्या दिया देखिएगा, यहाँ पे दिया कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे ना तो क्वेश्चन में अपर क्लास में जब जाओगे तो फंसने की ज्यादा डाउट है, तो टीचर्स आपको फंसा देंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सीखना पड़ेगा। AP इज इक्वल टू 3/7 AB, तो डेफिनेटली रूप से AP जो है AB से छोटा है, क्योंकि 3/7 का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है। अगर AB में आप लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा, AB से छोटा मिलेगा। मतलब AP जो है AB से छोटा है, AP जो है AB से छोटा है। अब सवाल ये उठता है कि AP AB से छोटा है
अगर ये ए बी है तो डेफिनेटली रूप से इसका कुछ पार्ट हो, तो इसका मतलब निश्चित रूप से अगर ये इसी के हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और सेक्शन के यहाँ पे इसका एक पार्ट होता है, तो डेफिनेटली रूप से, और उसके बाद बोल भी रहा है कि हम लोग सेक्शन प्रॉब्लम का डिस्कस करें, तो डेफिनेटली इसी का पार्ट होगा, तो इसका मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं होगा पॉइंट। तो यहाँ से तो ये स्पष्ट होगी। अगर यही इसमें आपको दे देता ना कि ए पी इज इक्वल टू मान लीजिए 7/3 ए बी, तो इस केस में अगर ऐसा मानते तो गलत हो जाता, फिर वो क्वेश्चन आपको एक्सटर्नल डिवीजन में लेकर चले जाता और आपको इधर राइट साइड वो पॉइंट लेना पड़ जाता है। इसलिए ये चीज आप लोग यहाँ पे समझ पाए। ठीक, तो ये आपका आ गया। अब जो आता है सवाल में हम लोग चलते हैं, ए पी इज इक्वल टू अगर आपका 3.7 ए बी है, लेकिन आपको मैंने क्या बोला है कि अगर ए बी कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट है और इस पर अगर कोई पॉइंट पी है, तो उस केस में मैंने तो रेशियो इस तरह से कुछ डिस्कस किया है, एपी अपॉन पीबी, मतलब कि फर्स्ट पार्ट का जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो सेकंड पार्ट का वो इनिशियल पॉइंट आ जाता है, इस तरह से मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ इस तरह से नहीं है, तो मैं करूँ क्या? चलिए तो उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। देखना आप लोग क्या करोगे, देखिएगा। इससे तो पहले इतना ही चीज दिया और कुछ दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ लेते हैं। इफ ए एंड बी 2 - 2 -2 and 2 for be the coordinate of p, respectively find the coordinate of p such that AP is equal to 3.7 AB and P lies on the line segment AB। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। AP इज इक्वल टू अगर आपका ये आपका P है, AP इज इक्वल टू 3.7 AB है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें 7 AP कर दिया, दैट इंप्लाइज अगर मैं 7 AP बराबर 3 AB कर दिया तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। चलिए अगर आप लोगों ने ये चीज समझ लिया तो मैं इसमें एक और चीज आप लोगों के साथ करूंगा, देखना आप लोग का क्या है। इस AB को मैं क्या लिख सकता हूं, 7, यहां पर लिख लीजिएगा सिंस दिया हुआ ये चीज। अगर मैं इस AB को 3 इंटू AB को मैं क्या लिख सकता, AP प्लस PB, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता क्या होगा, अगर इधर आ जाएगी तो क्या होगा 4AP, और इधर जो आपका इधर चले जाएगा तो फिर 3 ये आपको मल्टीप्लाई करके 3PB होगा। तो उसको अगर आप अब यहाँ पे लिखते हैं AP डिवाइडेड बाय PB, तो आपका कितना आ गया 3AP। अब ये हुआ ना वास्तव में ये आपका रेशियो हुआ जो कि आपको मैंने सेक्शन फॉर्मूला में डिस्कस किया था। अब जो देखिएगा ध्यान से आप लोग, AP अपॉन PB अगर आपका 3/4 आ गया, तो इसको अगर M1 अपॉन M2 मानेंगे तो आपका M1 बराबर क्या होगा 3 के, और M2 बराबर क्या आ गया 4 के, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, तो अगर इसको आप x1 y1 की तरह ट्रीट करोगे और इसको आप क्या करोगे x2 y2 की तरह ट्रीट करोगे, तो आप आराम से P का कोऑर्डिनेट अगर मैंने x और y मान लिया तो आप x बराबर क्या कहोगे, इसको x बराबर मैंने क्या होगा M1, अब बच्चे की तरह मैं फॉर्मूला बार-बार नहीं लिखूंगा, M आप लोग लिखते रहिएगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा -8 के, और मतलब -8 का प्लस 6 -2, तो आराम से -2 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगी x का। और y की बात करते हैं तो y बराबर आप लोग क्या जानते हैं M1 y2, तो M1 मेरा कितना है 3 के, y2 मेरा कितना है -4 प्लस M2 कितना है 4 के इनटू y1 मेरा कितना है -2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कितना आ जाएगा 3 के प्लस 4 के। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा -12, और ये आपका कितना है -8 -20 डिवाइडेड बाय क्या होगा 7 के, तो यहाँ पे क्या आएगा -20/7। तो ये जो आपका आ गया y का कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका x का कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये जो मेरा प्रोसीजर है देखिएगा आप लोग ध्यान से, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया p का, तो इसको आप p का कोऑर्डिनेट बराबर क्या बोल सकते हैं -2/7 और -20/7। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका कैलकुलेशन कर लिया। आप लोग थोड़ा सा एक चीज आप लोग याद रखें, कहीं कहीं हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक या डाटा में कोई मिसमैच हो, तो आप लोग को उसको सुधार कर लेंगे, ऐसा नहीं कि गलत है, ठीक। क्योंकि कंटिन्यू रूप से क्लास चलती है 5-6 घंटे, कभी कभी हो जाती है बताइए, और क्लास में वैल्यूएशन होती है, मैं तो बता चुका हूँ, कभी 12th का भी क्लास कंटिन्यू होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 12th का चलता है, फिर बीएससी का भी चलता है। तो हर क्लास में क्या होता है कि हर टॉपिक अलग अलग पढ़ाते हैं, तो कभी कभी उसका वाला इसमें डाटा वगैरह याद हो जाता है, दिमाग में फिट कर जाता है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर में कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2 2 3 into 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए ये सवाल अच्छा है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कर डिवाइड, तो आपका -2 है। सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट लाइन सेगमेंट ले लिया AB, ठीक। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो A का कोऑर्डिनेट आपको -2 दिया हुआ और B का कोऑर्डिनेट आपको 2 8 दिया हुआ। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में तो मैं क्या किया, एक P हो गया, एक आपका Q हो गया, एक आपका R हो गया।
अब आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका पी क्यू आर तीनों को, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब कि इस पे डेफिनेटली से 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, जितने एपी उतना ही पी क्यू, उतना ही क्यू आर, उतना ही आर, इस तरह से आ गया। अब क्या है सवाल में, इसमें कहा है कि हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो आप अगर इसकी लेंथ को एल मानते हो, इस एपी को, और इसको भी एल, इसको भी एल, इसको भी एल, तो डेफिनेटली रूप से आप बोल दोगे फॉर पी, आप क्या बोलोगे एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एल अपॉन 3 है, जो कि क्या आएगा 1/3, जो कि आपका कितना है m1 अपॉन m2 के बराबर है। सो m1 बराबर 1 m2 कुछ आएगा, मतलब 1 into k मानिए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं सो m1 इज इक्वल टू 1 into k, और m2 बराबर मेरा क्या आएगा 3 into k, ये मुझे मिल गया। अगर आप लोगों ने यहाँ तक समझ गया तो ना, अब जो सवाल की बात आती है, हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो p के लिए क्या करेंगे, p का कोऑर्डिनेट जो होगा डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे m1 into इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे, एक बार लिख लीजिए तो फायदा होगा आप लोगों को, सहूलियत जो कि x2 y2, इसको मैं मानूंगा x1 y1, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 1k प्लस 3k, फिर कौन m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 1k प्लस 3k। अब जो है आपका, इसको अगर मैं ऐड किया तो -6 प्लस 4 क्या गया -6 प्लस 2 क्या गया -4k, तो -4 डिवाइडेड बाय आपका 4, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो -1 आ जाएगी। इसको थोड़ा सा स्मॉल ब्रैकेट में रखिए, ठीक रहेगा, कोऑर्डिनेट जो क्या है, तो आपका -1 आ जाएगी। फिर इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6k और प्लस 8k 14k, और आपका नीचे में क्या आ गया 4, तो 14/4 क्या हो जाएगी 7/2, आपका -1/2 और 7/2, ये आ जाएगा आपका p का क्वाड्रेंट। अगर p का क्वाड्रेंट निकाले तो मैं चलता हूं q की तरफ, देखिएगा फॉर q, इसको मिटा लेते, ये कहानी खत्म होगी। अब मैं चलता हूं q की तरफ, देखना आप लोग का q क्या है। q देखिएगा आपका फॉर q aq अपॉन qb इज इक्वल टू aq आपका क्या है 12, qb आपका क्या है 12/12 क्या लिखा 1/1, तो आपका यहाँ पे aq अपॉन qb का वैल्यू 1/1 है, तो यहाँ पे कर सकते हैं क्लियरली q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर आपका Q AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब मैंने तो सिंपली बताया था ना, डायरेक्ट आप फॉर्मूला का ही क्यों नहीं यूज करेंगे, बार बार वो आपका m1 x2 फलना चला देखते रहेंगे। चलिए तो आराम से करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 तो -2 प्लस 2, y1 प्लस y2 प्लस 2, फॉर्मूला किस दिन का काम आएगा, अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो उसको कहीं यूज कर लेते हैं, टाइम भी तो बचत होगा। अब ऐसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बन रहा है तो फायदा ही होगा सारी चीज से। चलिए फॉर आर के लिए मैं चलता हूं, आर के लिए अगर मैं बात किया तो यहाँ पे ए आर अपॉन आरबी, अगर मैं ए आर अपॉन आरबी की बात करूंगा तो यहाँ पे ए आर का वैल्यू क्या है एल एल एल, दैट मींस 3l डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू 3/1, दैट विल बी m1 अपॉन m2, और इस केस में तो m1 बराबर जो होगा मेरा 3k और m2 बराबर जो होगा 1k। ये अब अगर आप लोगों ने ये किया तो मैं आराम से करूं एक्स वाई का वैल्यू, तो r बराबर मेरा क्या होगा ध्यान से देखिए m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसके बाद जो है आपका 6k में से अगर 2k जाएगा तो क्या बचेगा 4k, और 4k अपॉन 4k दैट मींस क्या देगा 1, आपका ये आ गया। फिर आपका 8 3 24k में और 2k 26 अपॉन 4, तो 26 अपॉन 4 क्या है 13 अपॉन 2, तो ये आपका आ गया क्या आर का कोऑर्डिनेट। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया। चलिए अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कस कर लिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये बोला है फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if its vertices 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 taken in order। देखिएगा क्वेश्चन में ये बोला है -2 -1 -2 ही है। आपका एक रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस का मतलब जानते ही हैं कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड सेम हो जाती है, तो मेरा रोम्बस कहलाता है। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। ए का लेंथ आपका 3 0 दिया हुआ है और बी का लेंथ आपका 4 5 दिया हुआ है और सी का लेंथ आपका -1 4 दिया हुआ है। डी का कोऑर्डिनेट लेंथ का कोऑर्डिनेट है और डी का कोऑर्डिनेट आपका -2 -1 दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है एरिया ऑफ रोम्बस क्या हुआ। तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए तो आप कोई फॉर्मूला नहीं जानते इस तरह से, कोई ऐसा प्रॉपर तो फॉर्मूला मैंने बताया नहीं कि जो कोऑर्डिनेट फॉर्म है। तो डेफिनेटली उससे आप लोग सोचेंगे कोई ऐसा तरकीब होनी चाहिए जिसके हेल्प से मैं बना सकता हूँ। तो अगर आप गौर करोगे तो आप आराम से इस AC और BD का लेंथ निकाल सकते हो और अगर आप BSC और BD को लेंथ निकाल सकते हो तो आप यहाँ पे फाइनली यूज करेंगे 1/d एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये दूसरा मेथड ये भी आता है कि आप डी से इस AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले और उस परपेंडिकुलर का लेंथ डिस्टेंस फाइंड कर ले। लेकिन ये आप लोग की क्लास की बियॉन्ड है, मैंने आपको बता चुका हूँ, बार बार मैंने बोला है कि हर चीज जो होती है ना, खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मोर देन 4-5 मेथड से हमेशा सॉल्व किए जाते हैं, बशर्ते कि आप लोग के पास नॉलेज एनफ होनी चाहिए। तो आप यहाँ से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसके लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आप लोग अपर क्लास में पढ़ोगे। चाहिए उसकी डिस्कशन हम लोग को चाहिए भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली AC का डिस्टेंस निकालते हैं। तो आप लोग कर सकते हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ABC रीजन रोम्बस। नाउ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, AC का लेंथ निकालेंगे। AC बराबर क्या होगा, अंदर रूट x1 - x2 तो 3 -1 करेंगे क्या होगा, डायरेक्ट कर लूं या बच्चे की तरह करूं। चलिए बच्चे की तरह करो, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 0 y1 है ये आपका। ये अगर मैं कर दिया तो ये आपका क्या होगा, 3 + 1 4 का होल स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर, दैट मींस क्या देगा 4√2 आ गया। और AC का, और अगर मैं AC के बाद BD निकालना अंदर x1 - x2 y1 - y2 बराबर, ये भी आपका 6 ये भी आपका 6, तो कहानी खत्म। तो 6√2 आ गया ना। आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर लेना बच्चे की तरह। अब क्या करना है कि मुझे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस, सो यहां पे बोल सकते हो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 × d2। आप लोग तो पढ़े होंगे, हाफ ऑफ d1 × d2 का मतलब क्या हुआ, हाफ इंटू d का वैल्यू कितना है, d1 का वैल्यू, किसी को भी d1 किसी को भी d2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस समय। 4√2 × 6√2, दोनों √2 इस √2 के साथ मिलजुल करके काम तमाम कर लेगा, बच क्या जाएगा 24। तो इस तरह से मैंने क्या हुआ 24 आपका यूनिट जो भी होगा स्क्वायर ऑफ द यूनिट लिख रही है। तो आपका इस एरिया ऑफ रोम्बस जो कि आपका 24 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि एक्सरसाइज 7.2 का जो था आप लोग कंप्लीटली उससे डिस्कशन कर लिए। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल का, आप लोग पिछले मतलब पहले ही पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू कोरिस्पोंडिंग हाइट होती है। बट इस फॉर्मूला को हम तभी यूज करते हैं जब उसकी बेस और हाइट दिया हुआ था। फिर एक दूसरा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होती है आपका अंदर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होता है, जो कि आपका हेरोल्ड फॉर्मूला कहलाता है। इस फॉर्मूला का हम लोग तभी यूज करते हैं जब आप उसके इस साइड का लेंथ जानते हैं। ये दो चीजों की तीसरी बात आती है कि क्या उस केस में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड कर सकता हूं अगर मैं इस ट्रायंगल के ईच वर्टेक्स को कोऑर्डिनेट जानूं तो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसकी फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग कहां से लाएंगे, तो वो चीज हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि पहले तो फॉर्मूला का प्रूफ करना है जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होती है, फिर उससे जो एक दो स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज डिस्कस करेंगे। स्पेशल केस का मतलब उससे रिलेटेड जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से हम लोग कोलिनियरिटी का बारे में भी डिस्कस करते हैं। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से आप लोग सेक्शन फॉर्मूला का भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन मैं आपकी क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपकी क्लास की चीज है नहीं। चलिए तो इस तरह से हम लोग जो है अगले क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, एंड साथ ही साथ हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से ये भी सीखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फाइंड करने या एरिया ऑफ एनी पॉलीगन को फाइंड करने, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलीगन्स के डायगोनल को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बनती है उन सारे ट्रायंगल्स की एरिया को सर्व कर देंगे ना,
तो मैं आराम से उस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पेंटागन, हेक्सागन किसी का भी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक, तो मैंने रूप से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि क्वाड्रिलेटरल के लिए अलग फॉर्मूला आएगा, पेंटागन के लिए अलग आएगा, हेक्सागन के लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपली सब फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करें। चलिए ठीक है, फिर मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ अगला क्लास में। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।